स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, पीजी लेवल में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें पीजी लेवल के सिलेबस में आपका एक पॉइंट दिया हुआ है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में समाज एवं सांस्कृतिक विकास। सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास कैसे कैसे हुआ, इन सभी के बारे में हम पढ़ना है। तो ये पीजी लेवल का टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्लास देखिए, जो स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। और हमारे चैनल पर अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस भी हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आरएएस की कंप्लीट हम करा चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हो। और भी हम कई सारी सीरीज़ जो है हमने चला रखी हैं, तो उन क्लासेस को आप देख सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट की कंप्लीट क्लासेज आपको फ्री मिलेंगी, बिल्कुल बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी पैसे के आपको ये उपलब्ध कराई जा रही हैं। देखिए, हम कम समय में संपूर्ण टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं, और ये क्लासेज आपके लिए फ़ायदेमंद कैसे होंगी? फ़ायदेमंद ऐसे होंगी कि आप जैसे मान लीजिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास तैयारी के बहुत सारे सोर्स होंगे। या तो आप किताबों से पढ़ रहे होंगे, या किसी गाइड के माध्यम से पढ़ रहे होंगे, या फिर आप नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे होंगे, या कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे होंगे, या ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी जगह। तो उनमें क्या होता है कि एक लंबा समय हमें किसी चैप्टर को पढ़ने में लगता है। पर यदि आपको कम समय में उस चैप्टर को पढ़ा दिया जाए और उसका एक सेंट्रल आइडिया आपके माइंड में विकसित कर दिया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी में लाभदायक रहता है। और आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। रटकर हम परीक्षा को पास नहीं कर सकते। तो ये क्लासेज सभी स्टूडेंट के लिए लाभदायक रहेंगी। धीरे धीरे हम सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक हम डालते रहेंगे, तो जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपको सारा ये सिलेबस मिल जाएगा। तो हमारे साथ आपको जुड़ के रहना है। और यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उस क्लास को आप दोबारा देख लीजिए, आप निश्चित रूप से आप उस क्लास को समझ जाओगे। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि भाई इसको बहुत आराम से और आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो यही मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी तरह से समझाया जाए, और आपके एक कंसेप्ट जो माइंड में बन रहा है सब्जेक्ट का, वो बने, और जिससे कि आपको सब्जेक्ट के प्रति कोई डर ना लगे, और आने वाली जो परीक्षाएं उनको आप आसानी से निकाल सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है, चैप्टर है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कालखंड और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो देखिए, प्रारंभिक मध्यकालीन जो भारत का समय है, वह लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का जो समय है, उस समय को हम प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास के रूप में हम जानते हैं। इसमें राजनीतिक परिदृश्य क्या था? इस समय भारत कई स्वतंत्र वंशों और सामंतों में बटा था। जैसे उत्तर भारत में, यानी कि उस समय भारत जो था वो राजनीतिक एकता में नहीं था, राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था। जैसे कि उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश शासन करते थे। पश्चिम भारत में चौहान, परमार और सोलंकी वंश शासन करते थे। और दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड और होयसल वंश शासन करते थे। तो देखो, हम समय की अगर बात करें तो समय काल कब से कब तक का है? 8वीं से 12वीं शताब्दी का समय काल जो है, वो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसी समय राजपूतों का उद्भव हुआ था। इसी समय किसका उद्भव हुआ था? राजपूतों का। तो इसको राजपूत काल के नाम से भी हम जानते हैं। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश शासन करते थे। पश्चिम भारत में चौहान, परमार और सोलंकी वंश शासन करते थे। दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य और होयसल वंश शासन करते थे। देखिए, राजनीतिक एकता के अभाव के बावजूद संस्कृति, धर्म और सामाजिक परंपराओं में समानता बनी रही, और यह निरंतरता क्या होती रही? चलती रही। तो समानता थी तो सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से और सामाजिक परंपराओं में पूरे भारत में क्या थी? समानता थी। लेकिन राजनीतिक रूप से भारत क्या बिखरा हुआ था। यद्यपि राजनीतिक एकता नहीं थी, फिर भी सांस्कृतिक और धार्मिक एकता बनी रही। इस काल में सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, भक्ति आंदोलन, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास और मंदिर स्थापत्य का उदय हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सामंतवाद का उदय हुआ, भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ और मंदिर स्थापत्य का उदय हुआ। तो मूल रूप से, और राजपूत वंश का भी उदय हुआ।
तो सामंतवाद, भक्ति आंदोलन, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास और मंदिर स्थापत्य का क्या होता है, उदय होता है प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सामाजिक संरचना कैसी थी। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? वर्ण व्यवस्था में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। कौन-कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो 4 वर्णों में अब उत्तर वैदिक काल से ये वर्ण चले आ रहे हैं और आज भी देखिए अगर हम समाज में देखते हैं तो ये प्रमुख जो 4 वर्ण हैं अभी भी दिखाई देते हैं। तो उस समय प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये जो वर्ण थे, जो पेशा था, वर्ण आधारित जो पेशा था वो जन्म आधारित हो गया और सामाजिक स्थिति में ऊर्ध्वगतिशीलता लगभग क्या हो गई? असंभव हो गई। यानी पहले कर्म आधारित वर्ण बने थे, लेकिन बाद में वर्ण व्यवस्था जो है वो कैसी हो गई? जन्म आधारित हो गई। उपजातियों की संख्या बढ़ी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में उपजातियों की क्या हुई? संख्या बढ़ी। क्यों? क्योंकि जातियों का विखंडन होता है और पेशागत जातियां बनी। यानी जो काम करने के हिसाब से भी कुछ नई जातियों का विकास हुआ और जातियों के विखंडन से उपजातियां बनी। जैसे ब्राह्मणों में अलग अलग गोत्र मिलते हैं, क्षत्रियों में अलग अलग गोत्र मिलते हैं, वैश्यों में अलग अलग गोत्र मिलते हैं। तो ऐसे ही ये उपजातियां बनी। तो वर्ण व्यवस्था जो है वो 4 वर्णों में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है? उपजातियों की इस समय संख्या बढ़ती है। अगर हम बात करें ब्राह्मण वर्ग की, तो ब्राह्मण वर्ग भूमि अनुदानों से विशेषाधिकार प्राप्त था इसको। यानी ब्राह्मणों को भूमि को अनुदान किया जाता था, दान में दिया जाता था। धार्मिक और शैक्षिक कार्यों में अग्रणी थे ब्राह्मण। तो धार्मिक कार्यों में और पढ़ाने के मामले में जो अग्रणी वर्ग था वो कौन था? ब्राह्मण वर्ग था। क्षत्रिय वर्ग के बारे में बात करें तो विशेषकर राजपूत वंश, चौहान, परमार और तोमर शक्ति के केंद्र थे। यानी कि राजपूत वंशों का उदय हुआ और इसमें राजपूत वंश जो कौन-कौन से? चौहान, परमार और तोमर जो थे वो शक्तिशाली वर्ग थे। वैश्य वर्ग के बारे में बात करें तो व्यापार, कृषि और शिल्प कार्य करता था। यानी वैश्य वर्ग था वो क्या काम करता था? व्यापार, कृषि और शिल्प कार्य। शूद्र वर्ग शूद्र वर्ग कृषि, श्रमिक, शिल्पकार, सेवा कार्यकर्ता और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग था। यानी कि पूर्व मध्यकालीन इतिहास में जो शूद्रों की स्थिति थी वो तो निम्न थी, बहुत दयनीय थी। उनको सेवा कार्य में, कृषि खेती के कार्य में, शिल्प कार्यों में लगाया जाता था और बेगार कराई जाती थी। तो शूद्र वर्ग जो था उसकी स्थिति कैसी हो गई? दयनीय हो गई। तो 4 वर्गों के प्रमुख कार्य थे, ब्राह्मण वर्ग के, क्षत्रिय वर्ग के, वैश्य वर्ग के और शूद्र वर्ग के। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, जिसे हम ब्रह्मदेय या देवदान के रूप में जानते हैं। तो ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान मिलती थी उससे प्रतिष्ठा और आर्थिक शक्ति उनको मिली ब्राह्मणों को। क्षत्रियों में विशेषकर राजपूत वंशों का अदा होता है, चौहान, सोलंकी, परमार और तोमरों का। इसमें शक्तिशाली कौन से थे? चौहान थे और परमार वंश था, तोमर वंश था, ये शक्तिशाली वंश थे। अब हम बात करते हैं सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। देखिए फ्यूडलिज्म क्या है? भूमि पर नियंत्रण रखने वाले सामंत वंशानुगत हो गए और शक्तिशाली बने। वंशानुगत का मतलब कि जो पहले सामंत था, राजा ने सामंत नियुक्त किया, उसका बेटा भी सामंत होने लगा, उसका बेटा भी सामंत होने लगा। तो भूमि पर नियंत्रण रखने वाले सामंत कैसे हो गए? वंशानुगत। किसान सामंतों के अधीन करदाता और श्रमदाता हो गया। यानी कि वो सामंत जो था वो किसानों से क्या लेता था? कर लेता था, टैक्स लेता था और उसी से काम करवाता था। तो किसान सामंतों के अधीन क्या हो गया? करदाता हुआ और श्रमदाता हो गया। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण था, स्थानीय सामंतों का प्रभुत्व था। यानी कि जो राज्य थे उनमें प्रशासनिक विकेंद्रीकरण था। सामंतवाद को ऐसे मान सकते हो आप, राजा के अंदर राजा। सामंतवाद को आप कैसे मान सकते हो? राजा के अंदर राजा। यानी राजा एक बड़े राज्य पर शासन करता था और छोटे क्षेत्र पर जो शासन करते थे उनको सामंत कहा जाता था। और उनके पास जमीनें हुआ करती थी, तो वो किसानों से टैक्स लेते थे, किसानों से क्या करवाते थे? काम करवाते थे। किसान भूमि से बंधे थे, श्रम और कर देने के लिए बाध्य थे। ग्राम समाज का नेतृत्व तो सामंत और जमींदारों के हाथ में आ गया। तो जमींदारी प्रथा और सामंतवादी प्रथा का क्या है? उस समय प्रचलन था। सामंत शक्तिशाली थे और ग्रामों का जो नेतृत्व था वो कौन करते थे? सामंत और जमींदार करते थे।
अब हम बात करें भूमि अनुदान प्रथा से सामंत और जमींदार वर्ग का उदय हुआ था। किसान अर्धदासता की स्थिति में थे, यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं थे, पूरी तरह से दास भी नहीं थे, आधे दास थे। भूमिपति के प्रति बाध्य थे, यानी जिसकी भूमि थी उसके यहाँ काम करने के लिए वो बाध्य थे। राजस्व व्यवस्था स्थानीय सामंतों के नियंत्रण में थी और सामंती समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच गहरी खाई बन गई। सामंत जो है अपने आप को उच्च वर्ग समझने लगे और किसान जो है वो निम्न वर्ग होने लगे, और गरीब गरीब होता चला गया और सामंत जो है वो अमीर होते चले गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसानों की स्थिति लगातार क्या होती गई, गिरती गई, क्योंकि सामंतवाद का उस समय क्या हुआ, पूर्व मध्यकालीन इतिहास में उदय हुआ। अब हम बात करते हैं ग्रामीण और नगरीय जीवन के बारे में। तो ग्रामीण जीवन के बारे में हम बात करते हैं, तो ग्राम आत्मनिर्भर इकाई के रूप में थे और गाँव में कृषि मुख्य पेशा था। अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता थी, यानी कि गाँव के जो लोग थे वो अपने वर्ष भर के लिए जो भी अनाज उपयोग में आता था वो उसका उत्पादन क्या करते थे, वो स्वयं ही कर लेते थे। तो गाँव जो थे वो अनाज उत्पादन में क्या थे, आत्मनिर्भर थे। ग्राम पंचायत या सभा स्थानीय प्रशासन या न्याय व्यवस्था चलाती थी, यानी कि ग्राम पंचायत और जो सभा होती थी गांव की, वही गांव का प्रशासन चलाती थी और वहीं पर कोई भी झगड़ा होता था या कोई भी विवाद होता था तो उसको न्याय करती थी। तो आप कह सकते हो कि उस समय ग्रामीण जो स्वशासन था वो अच्छा प्रचलित था। कर वसूलने का कार्य स्थानीय जमींदारों और सामंतों का था। ये तो हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि उस समय जो टैक्स वसूलने का कार्य किसका था, वो स्थानीय जमींदारों और सामंतों का था। अब हम उस समय के नगरीय जीवन के बारे में बात करते हैं कि नगरीय जीवन कैसा था। बड़े नगर कम थे, बड़े नगर उस समय कम थे, लेकिन कुछ नगर ऐसे थे जो व्यापार केंद्र से महत्व रखते थे। वो कौन कौन से नगर थे, कन्नौज, उज्जैन, धारा, सोमनाथ, तंजावुर। यानी पूर्व मध्यकालीन इतिहास में कन्नौज, उज्जैन, धारा, सोमनाथ और तंजावुर प्रमुख नगर थे। कारीगरों और व्यापारियों की गिल्ड श्रेणियां थीं, यानी कि कारीगर और व्यापारियों के समूह थे। और दक्षिण भारत में प्रमुख समूह थे नाना देशी और ऐनुरुवार। नाना देशी और ऐनुरुवार ये व्यापारियों की क्या थी, श्रेणियां थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत में कौन सी व्यापारिक श्रेणियां प्रचलित थी, सक्रिय थी। तो नाना देशी और ऐनुरुवार, तो ये प्रमुख व्यापारिक श्रेणियां थी। कारी और व्यापारिक श्रेणियों को ही क्या कहा गया है, गिल्ड कहा गया है। क्या कहा गया है, गिल्ड। अब हम बात करते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में। देखिए उस समय जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, पितृसत्तात्मक। अब जब समाज पितृसत्तात्मक हो गया, यानी कि समाज की जो सत्ता थी वो किसके हाथ में थी, पुरुषों के हाथ में थी, तो महिलाओं के अधिकार क्या हो गए, सीमित हो गए। बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रथा प्रचलित थी उच्च वर्ग में, यानी बाल विवाह और पर्दा प्रथा उच्च वर्ग में बहुत ज्यादा प्रचलित थी। सती प्रथा का प्रचलन था, विशेषकर क्षत्रिय वर्ग में। क्षत्रिय वर्ग में सती प्रथा जो थी उस समय प्रचलित थी। शिक्षा और स्वतंत्रता के अवसर महिलाओं को सीमित थे, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ महिलाएं विदुषी भी थीं उस समय। कवयित्री और संत बनी, जैसे अंडाल, अक्का महादेवी और राज महादेवी। तो ये कुछ अपवाद स्वरूप महिलाएं थीं जो उस समय की विदुषी महिलाएं कहलाईं और बहुत बड़ी संत थीं। ग्रामीण महिलाओं का कृषि एवं घरेलू कार्य में योगदान था। जो महिलाएं गांव में रहती थीं वो खेती में और घरेलू कार्य में क्या करती थी, काम करती रहती थी। तो आप कह सकते हो कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, निम्न थी, दयनीय स्थिति थी। शिक्षा और स्वतंत्रता के अवसर उनके लिए सीमित थी। अब हम बात करते हैं पूर्व मध्यकालीन इतिहास में धार्मिक जीवन कैसा था। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। तो हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदायों का विस्तार हुआ। मूर्ति पूजा और मंदिर पूजा का महत्व बढ़ा। तीर्थ स्थलों का विकास हुआ, जिसमें काशी, प्रयाग, पुरी और रामेश्वरम जो तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुए। कौन कौन से, काशी, प्रयाग, पुरी और रामेश्वरम। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अलवार वैष्णव कहलाए और नयनार शैव संत कहलाए। यानी जो अलवार थे वो वैष्णव संत थे, विष्णु की उपासना करने पर विश्वास रखते थे, और नयनार शैव संत थे जो शिव की उपासना करने में विश्वास रखते थे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था,
तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दक्षिण भारत से। कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से। तो हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों का विस्तार हुआ। मूर्ति पूजा और मंदिर पूजा का महत्व बढ़ा। तीर्थ स्थलों का विकास हुआ। काशी, प्रयाग, पुरी, रामेश्वरम। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अलवार अलवार जो थे वो वैष्णव संत कहलाए और नयनार थे वो शैव संत कहलाए। बौद्ध धर्म, तो देखिए इस समय बौद्ध धर्म का क्या हुआ? पतन हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के पतन के क्या क्या कारण थे? पहला कारण है ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ, यानी कि ब्राह्मण जो धर्म है, ब्राह्मणवाद है, वो दोबारा से अपने अपने आप को उत्थान करता है। मुस्लिम आक्रमणों से मठों का विनाश हो गया, ये दूसरा कारण है। जनता का बौद्ध धर्म से मोह भंग हो गया। क्यों मोह भंग हो गया? क्योंकि महायान की वज्रयान शाखा में कर्म कांड बढ़ने लग गए। तो ब्राह्मणवाद के पुनरुत्थान, मुस्लिम आक्रमणों से मठों के विनाश के कारण, जनता का बौद्ध धर्म से मोह भंग होने के कारण, महायान वज्रयान में कर्मकांड बढ़ने के कारण बौद्ध धर्म का क्या हो जाता है? इस समय पतन हो जाता है। लेकिन तिब्बत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म का क्या होता है? विस्तार होता है। तो इस समय जो भारत के बाहर तिब्बत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला, यहाँ पर इस बौद्ध धर्म का क्या होता है? विस्तार होता है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म को पश्चिम भारत में संरक्षण प्राप्त हुआ। कहाँ कहाँ? गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में। जैन धर्म व्यापारी वर्ग में लोकप्रिय हुआ। जैन मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कि माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण इसी समय करवाया गया। तो ये प्रमुख जैन मंदिर थे। तो जैन धर्म को संरक्षण कहाँ मिला? पश्चिम भारत में, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में भी जैन धर्म का विकास हुआ। अब हम बात करें पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शिक्षा और बौद्धिक जीवन के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा संस्थानों के बारे में। तो उस समय शिक्षा गुरुकुल, मठ और विश्वविद्यालय में दी जाती थी। तो गुरुकुल, मठ और विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, कांचीपुरम विश्वविद्यालय और मदुरई, ये प्रमुख केंद्र थे। उस समय कौन कौन सी विषय पढ़ाई जाती थी? वेद, वेदांग, व्याकरण, ज्योतिष, गणित और चिकित्सा। तो कौन कौन सी विषय पढ़ाई जाती थी? वेद, वेदांग, व्याकरण, ज्योतिष, गणित और चिकित्सा जैसी विषय पढ़ाई जाती थी। शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, कांचीपुरम, मदुरई। और शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे? गुरुकुल, मठ और विश्वविद्यालय। साहित्य के बारे में बात करें तो संस्कृत साहित्य में प्रमुख कवि थे कंबन। कंबन जो थे वो तमिल भाषा के कवि थे। जयदेव, सोमदेव, बिल्लन और कल्हण। संस्कृत साहित्य में बिल्लन ने विक्रमांश विक्रमांकाश विक्रमांकाशचरित विक्रमांकाशचरित की रचना की। कल्हण ने रासतरंगिणी की रचना की, जिसमें कश्मीर के उस इतिहास को दिखाया गया है। और जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, जैसे तमिल, कन्नड़। अब देखिए तमिल के प्रसिद्ध कवि कौन है? कंबन। कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि कौन है? पंप। और तेलुगु, मराठी और अपभ्रंश भाषाओं का क्या होता है? विकास होता है। तो पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। धार्मिक साहित्य के बारे में बात करें तो भक्ति गीत, पुराण और मंदिर शिलालेखों का विकास हुआ। धार्मिक साहित्य में भक्ति गीत, पुराण और मंदिर शिलालेखों का क्या होता है? विकास होता है। अब हम बात करते हैं पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कला और वास्तुकला के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्थापत्य शैलियों के बारे में। तो उत्तर भारत में नागर शैली का विकास हुआ, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का विकास हुआ और कर्नाटक में बेसर शैली का विकास हुआ। नागर शैली में मंदिरों का ऊंचे शिखर का निर्माण किया जाता है, जैसे खजुराहो के मंदिर और कोणार्क मंदिर। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में विशाल गोपुरम का निर्माण किया जाता है और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है राजराज चोल का बृहदेश्वर मंदिर। क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? राजराज चोल ने। और नागर व द्रविड़ शैली के मिश्रण का उदाहरण है होयसल मंदिर। कौन सा है? होयसल मंदिर। और होयसल मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजावुर में। कहाँ पर है? तंजावुर में। तो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और कर्नाटक में बेसर शैली का विकास होता है। नेक्स्ट हम बात करें मूर्ति कला के बारे में। तो
मूर्तिकला में खजुराहो, कोणार्क, दिलवाड़ा में जीवंत और सूक्ष्म मूर्तिकला का विकास हुआ। धार्मिक विषय प्रमुख जो है मूर्तियां बनाई गई, यानी मूर्तियां जो बनी वो धार्मिक विषय से संबंधित मूर्तियां थी। चित्रकला के बारे में हम बात करें तो चित्रकला में जैन पांडुलिपियों में लघु चित्रांकन का विकास हुआ और दक्षिण में चोल कालीन भित्ति चित्रों का विकास होता है। तो जैन पांडुलिपियों में लघु चित्रांकन का विकास होता है पूर्व मध्यकाल में, और दक्षिण में चोल कालीन भित्ति चित्रों का क्या होता है, विकास होता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? आर्थिक जीवन के बारे में। तो देखिए, उस समय पूर्व मध्यकाल में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और सिंचाई कार्यों का विकास किया गया, यानी कि खेती को बढ़ाने के लिए, अब खेती करनी है तो भाई सिंचाई तो करनी पड़ेगी। तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और सिंचाई कार्यों को क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया। सिंचाई कैसे करते थे? तालाब, नहर और कुओं के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। व्यापार, आंतरिक व्यापार उत्तर दक्षिण और विदेशी अरब, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार होता था। व्यापारिक श्रेणियां थी नाना देशी और ऐनुरुवार। ये कहाँ थी? दक्षिण भारत में, साउथ में थी, दक्षिण भारत में। ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुद्रा का प्रचलन, सोने चांदी के सिक्के प्रचलित थे उस समय, और स्थानीय टकसालें विकसित थी। तो स्थानीय टकसालों में सोने चांदी के क्या बनाए जाते थे? सिक्के बनाए जाते थे। आर्थिक जीवन में अगर हम बात करें तो पूर्व मध्यकाल में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। सिंचाई सिंचाई पर विकास किया गया, सिंचाई कार्यों का विकास किया गया। सिंचाई कैसे होती थी? नहर, तालाब और कुओं से। व्यापार आंतरिक और विदेशी दोनों तरह से होता था। दक्षिण भारत में व्यापारिक जो श्रेणियां थी वो नाना देशी और ऐनुरुवार थी। और मुद्रा का प्रचलन किस रूप में था? सोने चांदी के सिक्के के रूप में मुद्रा का प्रचलन था और स्थानीय टकसालें जो थी वो विकसित थी। अब हम बात करें दक्षिण भारत की सामाजिक पूर्व मध्यकालीन भारत की सामाजिक समस्याओं के बारे में। तो देखिए, समाज में जातिगत भेद था और अस्पृश्यता थी, यानी छुआछूत जो है उस समय प्रचलित थी। उच्च वर्ग निम्न वर्ग को छूने से भी क्या करता था? डरता था। तो शूद्रों की स्थिति तभी तो दयनीय हुई। महिलाओं पर सामाजिक प्रतिबंध थे कि महिलाएं ये कार्य करेंगी, ये कार्य नहीं करेंगी, ऐसा पर्दा प्रथा प्रचलित होगी, सती प्रथा प्रचलित हुई। किसानों पर कर लगाया जाता था और उनका शोषण किया जाता था, श्रम करवाया जाता था, टैक्स भी ले रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं और पैसा भी नहीं दे रहे। धार्मिक कर्मकांडों का बोझ था, धार्मिक कर्मकांडों का बोझ था, यानी धर्म को बढ़ावा दिया गया और धर्म के कार्यों को मतलब बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ा गया। तो धार्मिक कर्मकांडों का क्या था? बोझ था। जातिगत भेद था और अस्पृश्यता प्रचलित थी। अब हम बात करते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत के समकालीन स्रोत कौन कौन से हैं। कल्लण ने राजतरंगिणी लिखी, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है और ये पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास को भी बताता है। बिल्लड़ ने विक्रमांकाश चरित की रचना की। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की और मंदिर शिलालेखों से उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। यानी उस समय के हमें कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हम उस समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो कल्लड़ की राजतरंगिणी, जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है और उस समय की पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। बिल्लड़ ने विक्रमांकाश चरित की रचना की और जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की और मंदिर शिलालेखों से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। चलिए, एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस चैप्टर से संबंधित। तो देखिए, इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर थी, जातियों की संख्या में वृद्धि हुई, उपजातियां बनी और नई जातियां बनी, पेशागत जातियां बनी। सामंतवाद सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार था, यानी इस समय सामंतवाद बढ़ा, यानी राजा के अंदर राजा बने, राजा के अंदर राजा बने, राजा के संरक्षण में राजा बने। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह उस समय प्रचलित था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है दक्षिण भारत से। भक्ति आंदोलन का कहाँ से प्रारंभ होता है? दक्षिण भारत से। तो वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कठोर थी और जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। सामंतवाद सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार था। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह उस समय प्रचलित था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक चरण होता है दक्षिण भारत में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और कांचीपुरम। कला नागर शैली का विकास हुआ, द्रविड़ शैली का विकास हुआ
और बेसर शैलियों का ये उत्कर्ष समय था। बौद्ध धर्म का पतन होता है, जैन धर्म का पश्चिम भारत में संरक्षण मिलता है, व्यापारिक श्रेणियां थीं और नगर व्यापार केंद्र सक्रिय थे। नगर व्यापार केंद्र सक्रिय थे। उस समय कुछ ही नगर थे जो व्यापार के लिए जाने जाते थे, जैसे कन्नौज है, उज्जैन है, धारा है, इस तरह के प्रमुख नगर थे। आगे हम बात करें, प्रारंभिक मध्यकालीन समाज वर्ण व्यवस्था और सामंतवाद पर आधारित था। इस समय राजपूत वंशों का उदय हुआ, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, राजपूतों का उदय, इसको इसी समय को राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। गांव आत्मनिर्भर इकाई थे, पंचायत और ग्राम सभा का उस समय क्या था, महत्व था। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसको चैप्टर को कम समय में एक अच्छे तरीके से हमने व्यवस्थित तरीके से इसको पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये एक बार में समझ में नहीं आई है तो इसको आप दोबारा भी देख सकते हो, तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ जुड़े रह सकते हो, और हमारे साथ लगातार आप फर्स्ट यूनिट की तैयारी में जो भी टॉपिक्स आपको समय समय पर मिलेंगे आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें बता सकते हो, और ये सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी हमें बता सकते हो। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।